नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और अध्याय है तीसरा। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अध्याय है तीसरा। मुख्य रूप से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और ये नाखून का पिक्चर है उससे क्लियर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के नाखून हैं, सजे हुए नाखून हैं, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नुकीले नाखून हैं, चौड़े नाखून हैं। तो समय नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो उसका आंसर है, देखो पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब आया जब उनकी पुत्री ने उनसे पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? एक प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक प्रश्न है। कहता है कि यह प्रश्न लेखक के सामने कब उपस्थित हुआ? यह प्रश्न लेखक के सामने कब उपस्थित हुआ? तो उसका आंसर है, यह प्रश्न लेखक के सामने तब आया जब उनकी पुत्री ने उनसे पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल है और बहुत आसान आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो देखो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। क्या है प्रकृति? कहता है प्रकृति, प्रकृति बोले तो ईश्वर, या प्रकृति हम बोले तो हाँ ईश्वर समझो। तो ये जो प्रकृति है यह मनुष्य को याद दिलाती है। क्या चीज के द्वारा? बढ़ते नाखून के द्वारा। तो वो पूछा जा रहा है क्या याद दिलाती है। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर उसका व्याख्या करेंगे। कहता है प्राचीन काल में मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली था। वह वनमानुष की तरह ही रहता था और अपने नाखूनों की सहायता से ही अपने जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नाखून उसके असली हथियार थे। समय के साथ मानवीय हथियार आधुनिक हो गए और कारतूस, बंदूक, तोप और बम के रूप में मनुष्य की रक्षा के लिए प्रयुक्त होने लगे। लेकिन उसके नाखून अब भी बढ़ते रहते हैं। बढ़ते नाखूनों के माध्यम से प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि वह अपने भीतर के अस्त्र से अब भी वंचित नहीं है। उसके नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वह वही प्राचीन नख और दंत पर आश्रित रहने वाला जीव है और उसमें पशु की समानता अब भी विद्यमान है। व्याख्या करते हैं इसका, ठीक है। कहता है प्राचीन काल में, यानी अभी हम लोग क्या है आधुनिक काल में। वीडियो है हिस्ट्री की, उसमें मैंने व्याख्या किया आधुनिक काल का समय कब से शुरू हो रहा है। तो प्राचीन काल में यानी आज से 10,000 वर्ष पूर्व, 1,00,000 वर्ष पूर्व मनुष्य जो है वो क्या था? वनमानुष था। वनमानुष, वन बोले तो जंगल, जंगल में रहने वाला मानव था और उसी के जैसा जंगली भी था। तो अब जब वह जंगली है और वनमानुष की तरह है तो उसका कुछ अलग रहने का तरीका होगा जो कि आज के मानव से अलग होगा। तो वही बात ये कहता है कि वह वनमानुष की तरह ही रहता था और अपने नाखूनों की सहायता से, उसके पास नाखून थे, वो अपने नाखून की सहायता से क्या करता था? अपने जीवन की रक्षा करता था। कैसे? क्योंकि उसमें बम गोला हथियार नहीं थे। कहता है नाखून के अलावा उसके पास दांत भी थे, ठीक है। लेकिन दांत होने के बावजूद नाखून ही उसके असली हथियार थे। अब देखो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को अगर तुम तंग करोगे या तो नाखून तुमको नोचेगा या तो दांत काटेगा। सबसे पहले वो तुमको नोचता है, दांत वो सबसे लास्ट में काटता है। तो वही चीज ये है, उसी तरह से है, नाखून ही उसके असली हथियार थे, दांत का इस्तेमाल वो बाद में करता था। समय बीतता गया तो कहता है समय के साथ मानवीय हथियार आधुनिक हो गए। अब दांत और नाखून के अलावा हथियार भी आधुनिक समय आया तो हथियार भी आधुनिक हो गए और अब इन सभी चीजों के जगह पे कारतूस, बंदूक, तोप और बम का इस्तेमाल होने लगा। क्यों होने लगा?
मनुष्य की रक्षा के लिए। बंदूक का इस्तेमाल जानवर से रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज बंदूक का इस्तेमाल मानव द्वारा मानव को मारने के लिए होने लगा। कहता है इतना चीज तो हो गया है, लेकिन उसके नाखून अब भी बढ़ते रहते हैं। समय के साथ देखो पूंछ खत्म हो गया, लेकिन नाखून तो अब भी है, आज भी नाखून बढ़ते रहते हैं। तो कहता है ऐसा क्यों होता है? प्रकृति नाखून को क्यों बढ़ने देती है? उसको रोक भी तो सकती है। कहता है बढ़ते नाखूनों के माध्यम से प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि देखो तुम्हारे अंदर जो अस्त्र है उससे तुम वंचित नहीं हो। हमने जो तुमको अस्त्र दिया था वो अब भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारे पास जो नाखून है उसको तुम भूल नहीं सकते हो। तुम्हारे दिमाग से अगर निकल भी गया है तो भी जैसे नाखून बढ़ेगा तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि तुम्हारे पास अस्त्र है। आज भी हुआ, आज भी प्रकृति वही प्राचीन नख और दंत पर आश्रित रहने वाला जीव है। आज भी प्रकृति याद दिलाती है कि वही मतलब मानव, तुम आज भी प्राचीन नख और दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो, और तुम्हारे अंदर पशु की समानता अब भी विद्यमान है। अभी भी तुम पशु हो। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? अभी तक जो हम पढ़े उसमें क्या है? लेखक जो है नाखून को अस्त्र के रूप में देख रहे हैं। तो कहता है ये जो अस्त्र के रूप में देख रहे हैं ये कहां तक संगत है? क्या यह सही है, क्या यह गलत है, और अगर सही है तो कितना सही है? तो इसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग मारेंगे, हमेशा रीडिंग मारेंगे। क्या रीडिंग मारेंगे? तो देखो, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्कसंगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था। मानव वन मानुष की तरह जंगली था और अपने जीवन रक्षा या प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए उसे अस्त्र की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु वह नाखूनों का ही उपयोग करते थे, अर्थात नाखून ही उसके प्रमुख अस्त्र थे। तो चलो इसको समझते हैं क्या कहता है। कहता है लेखक द्वारा अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्कसंगत है। किसको? तो नाखूनों को। पूर्णतः तर्कसंगत का मतलब है, पूर्णतः मतलब पूरी तरह, तर्कसंगत मतलब सही है। तर्क जो देंगे उसके ये आधार पर सही है। कैसे सही है? तो कहते हैं आज से हजारों साल पहले ज्ञान विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था। तो जब ज्ञान विज्ञान का उतना विकास नहीं होगा तो मानव जो है उसमें वनमानुष की तरह जंगली था, और हथियार तो उसके पास थे नहीं, तो उसको जीवन रक्षा करना था या प्रतिद्वंदियों। अब खाना ही लाने जा रहा है तो वहां पे उस समय शेर था, भालू था, है ना, तेंदुआ था, इन सभी वो सभी उसके क्या हो गए? प्रतिद्वंदी हो गए, जिनसे उनको रक्षा करना था। और इन सभी से जूझने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? अस्त्र की आवश्यकता थी। लड़ाई करना था, लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए, तो अस्त्र की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता का जो पूर्ति था वो कैसे वो कर सकता था? उसको अस्त्र चाहिए, उस समय हथियार थे नहीं, तो वह नाखून का ही उपयोग करते थे, अर्थात नाखून ही उसके प्रमुख अस्त्र थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? देखो क्वेश्चन को समझते हैं। नाखून को कोई भी मनुष्य जब बढ़ता है तो उसको काटता है। तो सवाल है इसको क्यों बार बार काटता है? तो देखो इसको पढ़ते हैं। नाखून मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। इन्हें बार बार काटकर मनुष्य अपनी पशुता को मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास बर्बर युग का कोई भी चिन्ह शेष न रह जाए, इसलिए मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है। क्लियर करते हैं इसको। देखो कहता है ये जो नाखून है जो मनुष्य के पास है ये पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। पाशवी थोड़ा सा हमको लगता है गलत लिखा हुआ, इस तरह से पाशवी होगा। पाशवी का मतलब हुआ पशु, पशु से बना है पाशवी, तो ये पाशवी वृत्ति मतलब पशु की वृत्ति, पशु जैसा चरित्र, तो उसका प्रतीक है नाखून। ठीक है, तो क्या कोई मनुष्य जो है
वो जानवर बनना चाहेगा या जानवर का जो चरित्र है उसको अपने अंदर लेना चाहेगा? नहीं। अगर हम किसी मनुष्य को हम कुत्ता बोल देते हैं तो लड़ाई हो जाती है। यानी मनुष्य अपने अंदर के पशुता को मिटाना चाहता है। और कैसे मिटाएगा? नाखून को बार बार काट करके। तो जब वो नाखून को बार बार काटता है तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उस बर्बर युग का, जिस समय वो नाखून से लड़ाई करता था, उसके पास कोई भी चिन्ह शेष नहीं रह जाए। और इसलिए मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? देखो, सुकुमार विनोदों, विनोद क्या होता है? हंसी मजाक, ये सबको विनोद कहते हैं। ठीक है। सुकुमार विनोदों के लिए, अब हंसी मजाक के लिए नाखूनों को मनोरंजन के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। तो सवाल है, जहां मनुष्य पहले नाखून का इस्तेमाल अस्त्र के रूप में करता था, वहां अब इसको मनोरंजन के लिए करने लगा। तो कहता है ये चीज कैसे शुरू हुआ और लेखक का इस संबंध में क्या कहना है? तो क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा पढ़ने का होना चाहिए। तो कहता है, लेखक के अनुसार मानव ने हजारों वर्ष पूर्व नाखूनों का उपयोग सुकुमार विनोदों के लिए आरंभ किया। भारतीय समाज में नाखूनों की सजावट को बहुत महत्व दिया जाता था। नाखून काटने की प्रक्रिया अत्यंत मनोरंजक और कलात्मक मानी जाती थी। विलासिता पसंद नागरिक अपने नाखूनों को त्रिकोणीय, चंद्राकार, गोलाकार, दंतुलाकार जैसे विविध रूपों में रखते थे। नाखूनों को मोम और आलता की सहायता से चिकना और चमकदार बनाया जाता था। अब इसको हम लोग समझते हैं। पहला क्या है? मानव जो है वो कब शुरू किया? तो हजारों वर्ष पूर्व शुरू किया। किस चीज के लिए? तो नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए, यानी मनोरंजन के लिए आरंभ किया। ये पता चल गया कब किया? तो हजारों वर्ष पूर्व किया। कब? हजारों वर्ष पूर्व शुरू किया। अब सवाल है, उस समय का जो हमारा भारतीय समाज था, उसमें नाखूनों की सजावट को बहुत महत्व दिया जाता था। आज भी दिया जाता है। लड़कियां लोग अपने नाखूनों को बढ़ा कर रखती है, सजा कर रखती है, अलग अलग तरीकों से काटती है। तो कहता है कि ये जो नाखून काटने की जो प्रक्रिया है, ये अत्यंत मनोरंजक और कलात्मक मानी जाती थी। आज भी मानी जाती है। विलासिता पसंद नागरिक, विलासिता पसंद नागरिक क्या करते हैं? विलास का जब हम बात करते हैं तो यानी शौक मौज में जो ज्यादा पैसा खर्चा करे, ऐशो आराम में। यानी उंगलियां हैं तो 4 गो 5 गो सोने की अंगूठी है, गला है तो उसमें सोने का चैन है। तो इस तरह के जो नागरिक हैं, जो विलासिता पसंद नागरिक हैं, वो अपने नाखूनों को विविध रूपों में रखते थे। कौन कौन रूप में? त्रिकोणीय, चंद्राकार, गोलाकार और दंतुलाकार, इसमें वो रखते थे। अब है, ये जो नाखून है इसको मोम और अलता की सहायता से, है ना, अलता से रंगते हैं, चिकना और चमकदार बनाया जाता था। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्लियर हो गया। अब हम लोग छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या है देखते हैं। नख बढ़ाना, नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना, फिर उसे काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, उनका क्या अभिप्राय है? अब सवाल है, ये सहजात इस वृत्तियां क्या है? सहजात वृत्तियां मतलब जो अपने आप होता हो, अनायास होता हो, उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मनुष्य जब जीवित होता है तो वो ऑटोमेटिकली सांस लेता है। तो ये सब सहजात वृत्तियां हैं। तो इसको हम लोग चलो पहले रीडिंग मारते हैं, उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। कहता है, सहजात वृत्तियां वे अनजान स्मृतियां होती है जो बिना किसी प्रयास के स्वतः ही क्रियान्वित होती है। नाखूनों को अपने आप बढ़ना इसी प्रकार की एक सहज क्रिया है जिसके लिए मनुष्य को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी तरह नाखूनों को काटना भी एक सहज क्रिया है। वास्तव में नाखूनों का बढ़ना प्राचीन काल के उस समय का प्रतीक है जब मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का उपयोग करता था।
आज के समय में जब मनुष्य ने सभ्यता के नए आयामों को छुआ है और उसमें अनेक संवेदनशील भावनाएं विकसित हुई है, वह इस प्राचीन प्रतीक को मिटाने की इच्छा रखता है। इस प्रकार नाखूनों को बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की उन सहज वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो उसके अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी को जोड़ती है। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या है। पहला क्या है? पहला है सहजात वृत्तियां। क्लियर लिखा हुआ है। ये वे अनजान स्मृतियां होती है जो बिना किसी प्रयास के स्वतः ही क्रियान्वित होती है। जैसे नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना। क्लियर, पहले ही सहजात वृत्ति बता देते हैं। जैसे व्यक्ति जीवित है तो उसका सांस का लेना यह एक स्वतः क्रियान्वित क्रिया है। तो उसी तरह नाखूनों का बढ़ना, अपने आप बढ़ना एक सहज क्रिया है। कुछ करो या नहीं करो, नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इसको बढ़ाने के लिए मनुष्य को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह से नाखूनों का काटना भी एक सहज क्रिया है। जिस तरह से बढ़ना जो है इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसी तरह नाखूनों का काटना भी एक सहज क्रिया है। जैसे नाखून बढ़ जाता है, लोग स्वतः उसको काट देते हैं। ये तो क्लियर हो गया, सहजात वृत्तियां वाला बात क्लियर हो गया। अब कहता है वास्तव में नाखूनों का बढ़ना प्राचीन काल के उस समय का प्रतीक है जब मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का उपयोग करता था। अब कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहता है यह जब भी नाखून बढ़े तो यह एक तरह का प्रतीक है। कब? जब मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का उपयोग करता था। तो ये तो प्राचीन काल की बात है। अब तो आधुनिक काल आ गया। तो कहता है आज के समय में जब मनुष्य ने सभ्यता के नए आयामों को छुआ है। अब देखो, सभ्यता के नए आयाम, यहाँ एक शब्द आया है सभ्यता के नए आयाम। इसका क्या मतलब हुआ? पहले देखो, पहले कानून नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। अब कोई राजा कहीं पे आक्रमण कर सकता था, कोई रूल नहीं था। अभी ऐसा नहीं है। अगर मेजोरिटी लोग, अगर 100 लोग गलत भी हैं और उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है तो जज उसको सजा देता है कि आपने गलती की है। तो अब बहुमत के आधार पर फैसला नहीं हो रहा है, सही और गलत के आधार पर फैसला हो रहा है। तो वही चीज कहता है सभ्यता के नए आयाम को छुआ है और उसमें अनेक संवेदनशील भावनाएं विकसित हुई है। मान लो एक गांव है, उसमें किसी जाति की संख्या ज्यादा है, वो दूसरी जाति के लोग को तंग किया, उसकी संख्या कम है, तो गांव में तो वो सही माना जाता है। जो गलत करने वाले को कोई लोग कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वो कोर्ट के पास जाता है तो उसको गलत माना जाता है। तो यही चीज है, अनेक संवेदनशील भावनाएं विकसित हुई है और सही और गलत के आधार पर जजमेंट होता है। तो जब संवेदनशील भावनाएं विकसित होगी तो प्राचीन प्रतीक जो गलत है उसको वो मिटाने की इच्छा रखेगा, है ना। पहले क्या था, कोई किसी को मार करके उसका जमीन हड़प लेता था और वह अच्छा माना जाता था कि ये एकदम बलिष्ठ राजा है, लेकिन आज इस चीज को गलत माना जाता है। इसी प्रकार नाखूनों को बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की उन सहज वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो उसके अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी को जोड़ती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता है मनुष्य बढ़ रहा है किस ओर, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? दोनों एक दूसरे का विपरीत है, पशुता और मनुष्यता। तो लेखक पूछ रहे हैं किस ओर बढ़ रहे हैं, और अगर आपको पता है किस ओर बढ़ रहे हैं तो ये स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। लेखक इस प्रश्न को इसलिए उठाता है क्योंकि नाखूनों का बढ़ना हमारी प्राकृतिक पशु संबंधी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जबकि उन्हें काटना मनुष्यता की और हमारे विकास को दर्शाता है। युद्ध के औजारों जैसे बम, गोलियां, तोपें और परमाणु बमों ने हमारी पशुता की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है, जिसका सबसे भयानक उदाहरण हिरोशिमा में हुआ नरसंहार है। इस प्रकार नाखून हमारी उस भयानक पशुता के सजीव प्रतीक हैं जो कभी नहीं मरती, चाहे हम उसे कितनी भी बार क्यों ना काट लें। ठीक है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखो, कहता है लेखक इस प्रश्न को इसलिए उठाता है
क्योंकि नाखूनों का बढ़ना, नाखून एक अस्त्र है, जब भी ये बढ़ेगा तो ये पशुता की ओर जाएगा, और जब हम अस्त्र को कम करेंगे यानी नाखून को काटेंगे तो ये मनुष्यता की प्रतीक होगा। तो ये कहता है कि ये जो नाखूनों का बढ़ना है ये प्राकृतिक और पशु संबंधी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, और जब हम उन्हें काटेंगे यानी अस्त्र को कम करेंगे यानी हम मनुष्य बन रहे हैं, जियो और जियो जीने दो की भावना पर काम कर रहे हैं। तो जब इन्हें हम काटेंगे तो ये मनुष्यता की ओर और विकास की ओर हमारे भावना को दर्शाता है। अब सवाल है पशुता क्या है। तो देखो हम क्या किया आधुनिक युग में, युद्ध के नए नए औजार बनाए, बम बनाए, गोलियां बनाए, तोपे बनाए और परमाणु बम बनाए। ये हमारी पशुता की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ तक हम बनाने तक अगर हम सीमित रहते तो ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया। ध्यान रहे, याद रहे, 6 अगस्त को परमाणु बम गिराए हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को गिराए नागासाकी पर। पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जापानी, जिसके कारण अमेरिका ने यहाँ पे परमाणु बम गिराया था। तो ये जो नरसंहार हुआ था ये हमारी पशुता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो कहता है इसी प्रकार नाखून जो है हमारी उस भयानक पशुता के सजीव प्रतीक है जो कभी नहीं मरती ही नहीं है। रोज नए नए हथियार के आविष्कार हो रहे हैं, चाहे हम उसे कितनी ही बार क्यों नहीं काट लें, काट भी लेंगे फिर ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। ठीक है, देखो देश की आजादी की बात कर रहा है, उसके लिए कुछ शब्द का जो है वो अर्थ मीमांसा लेखक करता है और कहता है उसके निष्कर्ष क्या है। तो देखो कहता है लेखक ने देश की आजादी के लिए प्रयुक्त स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंस जैसे शब्दों की गहन अर्थ मीमांसा की है। इन शब्दों के विश्लेषण से लेखक ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है किसी के अधीन न होना या अधीनता। स्वाधीनता का अर्थ है स्वयं के अधीन होना, जिसे अंग्रेजों ने सेल्फ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। भारतीय समाज में अंग्रेजी की अनुवर्तिता के बावजूद इंडिपेंडेंस को अधीनता के रूप में क्यों नहीं अपनाया, इस पर लेखक चिंतन करता है। लेखक का निष्कर्ष है कि भारतीय मानसिकता आज भी स्वाधीनता की भावना से उत्प्रोत और स्व के बंधन को आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं क्या है। देखो देश की आजादी के लिए, हमारा जब देश आजाद हुआ तो उसके लिए कुछ शब्द प्रयोग हुए। स्वाधीनता दिवस, हम कहते हैं 15 अगस्त को आज आजादी का दिन है, आज स्वाधीनता दिवस है। अंग्रेजी में लोग इंडिपेंडेंस डे कहता है, और बहुत लोग यह कहता है कि जब देश आजाद हुआ तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंस हो गए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए। इन सभी चीजों का अर्थ लेखक क्या करता है, अर्थ मीमांसा करता है। तो देखो अर्थ मीमांसा मतलब अर्थ निकालता है। तो क्या करता है, तो सबसे पहले चलते हैं इंडिपेंडेंस पे। सबसे पहले किस पे चलते हैं, इंडिपेंडेंस। कहता है इंडिपेंडेंस का तात्पर्य है किसी के अधीन न होना या अधीनता। ठीक है, इंडिपेंडेंस का अगर सही अर्थ हो तो लोग कहता है इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है, अगर तुम डिक्शनरी उल्टाओगे तो इंडिपेंडेंस का अर्थ बोलेगा स्वतंत्र। कहता है इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वतंत्र नहीं है व्यक्ति, इनका कहना। कहता है अधीन न होना, अधीन न होना स्वतंत्र होना होता है, दोनों बराबर है। लेकिन इनका कहना है कि ये तो एग्जैक्ट नहीं है ना, है ना। अब राम को लोग क्या कहते हैं, दशरथ पुत्र भी कहते हैं, तो दोनों शब्द तो अलग अलग है एक ही बात, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है। तो इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीन ना होना, हम किसी के अंदर नहीं है यानी अधीनता। लेकिन कहता है स्वाधीनता का अर्थ है स्व के अधीन होना। इसका जब विश्लेषण करोगे स्वाधीनता का, तो स्व प्लस अधीनता यानी स्वयं के अधीन होना, यानी हम अधीन हैं। और अगर स्वयं के अधीन होना को अंग्रेजी में लिखा जाए तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो कहता है भारतीय समाज ने, हमारा समाज ने अंग्रेजी की अनुवर्तिता के बावजूद, हमारा समाज क्या किया, अंग्रेजी का नकल करता है। जो अंग्रेज लोग करते हैं आज के डेट में हम लोग वही करते हैं।
तो कहता है इंडिपेंडेंस शब्द को तो हम ले लिए, लेकिन उसका हम अधीनता के रूप में इस्तेमाल नहीं किए। क्यों नहीं किए? इस पर लेखक कहता है कि हमारी जो भारतीय मानसिकता है आज भी वह स्वाधीनता की भावना से ओतप्रोत है कि हम अपने अधीन हैं। हम क्या है? अपने अधीन हैं। हम किसी, इसलिए देखो भारतीय मानसिकता में क्या कहता है? कहता है स्वयं को जीतिए। जब भी तुम किसी भारतीय ऋषि मुनि से बात करोगे तो वो तुमको कहेगा स्वयं पर विजय प्राप्त करो, किसी दूसरे पर तुमको जीत हासिल नहीं करनी है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बंदरिया है, कहता है ये मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती। तो सवाल है क्यों नहीं हो सकती, और आखिर बंदरिया क्या कर रही है जो मनुष्य का आदर्श ये नहीं बन सकती? तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? रीडिंग मारेंगे। लेखक ने पुरानी बातों और वस्तुओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में एक बंदरिया का उदाहरण दिया है जो अपने मृत शिशु को लेकर घूमती रहती है। लेखक के अनुसार ऐसा बंदरिया कभी भी मनुष्य के लिए आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि वह मृत और जीवित के बीच अंतर नहीं कर पाती। इसके विपरीत मनुष्य में चिंतन की शक्ति होती है। वह जीवित और निर्जीव, उपयोगी और अनुपयोगी के बीच भेद कर सकता है। लेखक का मानना है कि पुरानी और नई चीजों में से उपयोगी तत्वों को अपनाना और अनुपयोगी तत्वों को त्यागना ही मनुष्य का आदर्श होना चाहिए। तो इसको अब हम लोग समझते हैं। देखो, कहता है पुरानी बातों और वस्तुओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति के लिए एक बंदरिया का उदाहरण दिया। पुरानी बातें, जो देखो यहाँ पुरानी बातों और वस्तुओं से मतलब है जिसका अब उपयोग नहीं है, जो खत्म हो चुका है। इसके लिए एक किसका उदाहरण देते हैं? बंदरिया का उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कहते हैं बंदरिया अपने मृत शिशु को लेकर घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है? क्योंकि उसको मृत और जीवित के बीच कोई अंतर पता नहीं हो पाता। कहता है इसी वजह से इस तरह की बंदरिया कभी भी एक मनुष्य के लिए आदर्श नहीं बन सकती। अब है क्यों नहीं बन सकती? तो ये कहते हैं क्योंकि मनुष्य में चिंतन की शक्ति होती है। वह जीवित और निर्जीव, उपयोगी और अनुपयोगी के बीच भेद कर सकता है। तो जब वो जीवित और निर्जीव क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है इसके बीच भेद कर सकता है, तो लेखक का मानना है, तो यहीं पे लेखक कहते हैं कि पुरानी और नई चीजों में से जो पुराना चीज है और जो नया चीज आ रहा है उसमें जो हमारे लिए उपयोगी तत्व है उसको हमें अपनाना है, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको हमको त्यागना है। यही हमारे मनुष्य का आदर्श होना चाहिए। तुम्हारा भी वही आदर्श होना चाहिए। ऐसा कौन सा चीज हम पढ़ें जिससे हमें मार्क्स अच्छे आए, और ऐसा कौन सा चीज पढ़ें जिससे हमें नौकरी आसानी से प्राप्त हो। यही तुम्हारे भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। क्या क्वेश्चन है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता से लेखक क्या बताता है? ये जो स्वाधीनता शब्द है, थोड़ी देर पहले हम लोग इसका व्याख्या किए हैं। कहता है इससे जो है क्या सार्थकता है और लेखक क्या बतलाना चाहता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या है। लेखक स्वाधीनता शब्द के महत्व को समझाते हुए बताते हैं कि भारतीय लोगों ने अधीनता, इंडिपेंडेंस की अवधारणा को स्वाधीनता के रूप में आत्मसात कर लिया है। यह विचार हमारे लंबे समय से चले आ रहे संस्कारों का परिणाम है। इसी कारण हम आज भी स्व के बंधन से मुक्त होने के लिए अनिच्छुक हैं। देखो, स्वाधीनता शब्द के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि देखो, अंग्रेजी का हम एक शब्द लिए इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का लेखक कहता है उसका अर्थ होता है अधीनता, हम किसी के अंदर नहीं है। लेकिन कहता है भारतीय जो समाज है वो इसको बोलता है स्वाधीनता। अधीनता कहता है हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भाई? स्वाधीनता बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम अपने अधीन हैं, यानी हम अपने अधीन हैं, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। और कहता है ये जो हमारा विचार है, यह विचार हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है? हमारे अंदर जो लंबे समय से चले आ रहे संस्कार हैं उसी का परिणाम है।
ऋषि महर्षि का जब सत्संग सुनने जाओगे तो वो हमेशा कहेंगे स्व को जीतो, अपने ऊपर नियंत्रण करो, स्व नियंत्रण, अपने मन को कंट्रोल करो, तो वही हुआ स्वाधीनता, अपने अधीन रहना। कहता है यही कारण है कि हम आज भी स्व के बंधन से मुक्त नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हम अनिच्छुक हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे लिए। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? देखो, निबंध में एक बूढ़े का जिक्र हुआ है, तो ये जो बूढ़ा है उसका कुछ कथन है, उसने कुछ कहा है, उसकी सार्थकता कहता है बताने के लिए। तो चलो हम लोग देखते हैं। निबंध में लेखक ने बूढ़े के संदर्भ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिशा में संकेत किया है। गांधी जी ने लोगों को आत्म अन्वेषण कर सच्चे सुख की खोज करने की प्रेरणा दी। उन्होंने असत्य को त्यागने, क्रोध और द्वेष को छोड़ने और दूसरों के हित के लिए कष्ट सहने की शिक्षा दी, जिससे आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। उनके अनुसार प्रेम सर्वोपरि है और ये हमारे अंतर्मन का गुण है, जबकि उद्दंडता एक पशुवत प्रवृत्ति है। स्व का बंधन हमारे स्वभाव का हिस्सा है। लेखक का मानना है कि बूढ़े के विचारों की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि उन्होंने मानवता के आंतरिक गुणों को जागृत करने और अपनाने पर जोर दिया है, क्योंकि यही गुण हमें सच्चे मनुष्य को बनाते हैं। तो चलो इसको हम क्लियर करते हैं, समझते हैं। ये जो बूढ़ा है, ये बूढ़ा कौन है? राष्ट्रपति महात्मा गांधी है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो देखो, गांधी जी ने कुछ बातें कही, उस क्या क्या कही? उन्होंने लोगों को कहा आत्म अन्वेषण करो, अपने अंदर खोजो। अपने अंदर क्या खोजो? तो मनुष्यता को खोजो, सच्चे सुख की खोज करो। अब ये सच्चे सुख तुमको कैसे मिलेगा? ये है क्या? तो कहता है जो असत्य है उसको तुम त्याग दो, क्रोध और द्वेष को तुम छोड़ दो और तुम दूसरों के हित के लिए भी कष्ट सहो। इससे क्या होगा? जब तुम इन सभी चीज करोगे तो तुम्हारे अंदर आत्म संतोष की भावना आएगी, अनुभूति महसूस होगा। क्यों ऐसा होगा? उनके अनुसार, यानी गांधी जी के अनुसार, प्रेम सर्वोपरि है और यही हमारे अंतर्मन का गुण है। इसके अलावा, इसके उल्टा अगर हमारे अंदर उद्दंडता है तो यह एक पशुवत प्रवृत्ति है। इसलिए स्व का जो बंधन है वो हमारे स्वभाव का हिस्सा है। लेखक का कहना है कि ये जो बूढ़े के विचार की जो प्रासंगिकता है वो इसी में निहित है कि मानवता के आंतरिक गुणों को जागृत किया जाए और अपनाया जाए। प्रत्येक मानव अपने अंदर जो उसके आंतरिक गुण है उसको वो जागृत करे, यानी जगाए, और जगा ही नहीं, फिर उसको अपनाए भी। और क्यों? क्योंकि यही गुण सच्चे मनुष्य हमें बनाते हैं। तो और हम मनुष्य हैं तो हमें मनुष्यता को अपनाना है। क्लियर हो गया? अब 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो कहता है मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो देखो, मनुष्य क्या था? वन मानुष था, उसके पूर्वज बंदर थे, ठीक है। तो कहता है ये जो मनुष्य का पहले पूंछ था बंदर की तरह, वो झड़ गया है, तो उसी तरह नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। ये कौन कहते हैं? पुराने शास्त्री कहते हैं। तो लेखक के मन में कुछ इस बात से आशा जगती है। क्या आशा जगती है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। पुराने शास्त्रियों का यह अनुमान कि मनुष्य के नाखून भी उसकी पूंछ की भांति एक दिन झड़ जाएंगे, लेखक में एक विशेष प्रकार की आशा जगाता है। लेखक को उम्मीद है कि जिस दिन मनुष्य की पशुता का पूर्णतः अंत हो जाएगा, वह विनाशकारी अणुबम और परमाणु बम का उपयोग करना भी छोड़ देगा। इस तरह मनुष्यता ही मनुष्य के लिए आदर्श बन जाएंगे। विस्तृत जीवन में भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग रोककर मनुष्यता का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के मनोभावों के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ेगी। क्लियर है? चलो इसको अब हम लोग देखते हैं। देखो, पुरानी शास्त्र का एक अनुमान है। क्या अनुमान है? कि मनुष्य के जो नाखून हैं वो एक दिन झड़ जाएंगे। क्यों झड़ जाएंगे? तो क्योंकि उसके पूंछ भी झड़ गए थे। तो ये जो अनुमान है
ये लेखक में एक प्रकार की आशा जगाता है। क्या आशा जगाता है कि जो पशु का जैसे एक पूंछ होना, ये जो पूंछ है ये पशु का निशानी है। तो कहता है जब नाखून झड़ जाएंगे तो मनुष्य के अंदर भी जो पशुता है उसका पूर्णतः अंत हो जाएगा। अभी मनुष्य के अंदर का पशुता का अंत नहीं हुआ है क्योंकि नाखून उसके अंदर अभी है ही। और जैसे उसके अंदर पशुता का पूर्णतः अंत हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो जो ये विनाशकारी अणुबम और परमाणु बम है इसका वो उपयोग करना भी छोड़ देगा। और जब इसका छोड़ देगा तब क्या हो जाएगा, तब मनुष्यता ही मनुष्य के लिए आदर्श बन जाएगी। यानी उसके विस्तृत जीवन में भी अस्त्रों का प्रयोग रुक जाएगा और मनुष्यता का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के मनोभावों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्या है। सफलता और चरितार्था शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। इसमें लेखक जो है बहुत सारे शब्दों का व्याख्या किए हैं, जैसे इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, अधीनता, अंधीनता, इन सभी चीजों का व्याख्या किए। उसी तरह वो सफलता और चरितार्था शब्द को भी व्याख्या किए हैं। तो उसी को हमको बताना है कि क्या किए हैं। तो देखो, लेखक सफलता और चरितार्था के बीच एक गहरा अंतर स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य विभिन्न हथियारों के संग्रह और बाहरी उपकरणों की प्रचुरता के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसे वह अक्सर बड़े आडंबर के साथ सफलता कहता है। हालांकि मनुष्य को असली चरितार्था प्रेम, त्याग और मैत्री में निहित है, और यह तब प्रकट होती है जब वह अपने आप को सभी के कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित कर देता है। नाखूनों का बढ़ना उस अंधी और सहज वृत्ति का परिणाम है जो मनुष्य को सफलता की ओर धकेलती है, जबकि नाखूनों को काटना उस आत्मनिर्धारित सीमा का परिचायक है जो मनुष्य को चरितार्था की दिशा में ले जाती है। इसका अब हम लोग व्याख्या करते हैं। ठीक है, कहता है ये जो लेखक हैं ये सफलता और चरितार्था दो शब्द हैं, इसके बीच एक गहरा अंतर स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको देखो। कहता है आज का जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, वह विभिन्न हथियारों का संग्रह कर रहा है और बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करता है। इसके माध्यम से वह एक लक्ष्य प्राप्त करता है कि हमको ये बम बनाना है, ये हथियार बनाना है, और वो उसको प्राप्त भी कर लेता है। जब वो प्राप्त करता है तो उसको बड़े आडंबर के साथ सफलता करता है। पेपर में न्यूज छपता है कि हमने इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया। प्रत्येक देश स्वतंत्रता दिवस पर उसका प्रदर्शन करते हैं और उसको वो सफलता करता है। लेकिन लेखक कहते हैं यह ऐसा नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य की असली चरितार्था प्रेम में, त्याग में और मैत्री में निहित है, और यह तब प्रकट होती है, इसका तब प्रदर्शन होता है जब वह अपने आप को सभी के कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित कर देता है। वह अपने लिए नहीं जीता है, वो सबों के लिए जीना शुरू कर देता है। ये जो नाखून का जो बढ़ना है, ये अंधी और सहज वृत्ति का परिणाम है जो मनुष्य को सफलता की ओर धकेलती है, जबकि नाखूनों का काटना उस आत्मनिर्धारित सीमा का परिचायक है। जैसे हम नाखून को काटते हैं तो हमने एक निर्धारण कर लिया कि नाखून इतना बढ़ेगा तो हम काट लेंगे, जो मनुष्यता को चरितार्था की दिशा में ले जाती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग व्याख्या करें। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है व्याख्या करें। क्या लाइन है? लाइन है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्दोष अपराधी की भांति फिर छुटते ही सेंध पर हाजिर। ये लाइन है, ठीक है, इसको हमको समझना है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। लेखक यहाँ नाखूनों की वृद्धि को एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं जिसे हम काट कर नियंत्रित करते हैं। नाखून जैसे कि विनम्र कैदी हमारे द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करते हैं, परंतु जल्द ही वे पुनः उगाते हैं, मानो एक निर्लज अपराधी की तरह जो सजा से मुक्त होते ही पुनः अपराध करने को तत्पर हो। अब इसको समझते हैं क्या है। कहता है नाखूनों की वृद्धि एक अनिवार्य प्रक्रिया है। नाखून जो बढ़ता है वो अपने आप बढ़ता है और ये अनिवार्य है, प्रत्येक लोगों के जीवन में होता है। लेकिन ये जो अनिवार्य प्रक्रिया है, ये जब बढ़ता है तो इसको हम क्या करते हैं, उसको हम काट कर नियंत्रित करते हैं। कहने का मतलब है नाखून क्या है, एक विनम्र कैदी है
जिसको हम जो दंड देते हैं उसको वो क्या करता है, चुपचाप स्वीकार कर लेता है। ठीक है, कुछ नहीं करता है। हम विनम्र कैदी बोले तो जब हम नाखून को काटते हैं तो वो कोई प्रतिकार नहीं करता है, लेकिन फिर क्या होता है, नाखून फिर उगाते हैं, यानी कैदी फिर से बदमाशी करने लगा। तो जो फिर से बदमाशी करने लगा, बार बार बदमाशी करने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्लज्ज, कि उसको कोई लज्जा नहीं है। यानी जो सजा से मुक्त होते हैं पुनः अपराध करने को तत्पर हो। प्रश्न 14 का ही दूसरा क्वेश्चन है ख में, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये जब लेखक मनुष्य के नाखून की ओर देखते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। इसका कहता है व्याख्या करने। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है नाखूनों की निरंतर वृद्धि लेखक को मनुष्य की आदिम और पशुवत प्रवृत्ति की याद दिलाती है, जिससे वे कभी कभी निराश हो जाते हैं। यह नाखून जो बार बार उग आते हैं, उन्हें यह चिंता सताती है कि कहीं हम फिर से प्राचीन और बर्बर जीवन शैली की ओर तो नहीं लौट रहे हैं। चलो इसका व्याख्या करते हैं। देखो, ये जो नाखून की निरंतर वृद्धि है, नाखून पशुता का प्रतीक है और इसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो मनुष्य की जो आदिम और पशुवत प्रवृत्ति है उसको याद दिलाता है, क्योंकि इसकी वृद्धि होती है। और लेखक क्या होता है, ये निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं कि देखो, ये जो नाखून है जो पशुता का प्रतीक है, ये बार बार उगाते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो पशु की प्रवृत्ति है वो बार बार आ रही है और उन्हें ये चिंता सताती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फिर से प्राचीन हो जाएं और बर्बर जीवन शैली की ओर चले जाएं, जहां लोग शिकार करके खाता था। क्लियर हो गया। अब इसी का गो नंबर क्वेश्चन है। क्या है गो में, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका व्याख्या करना है। तो देखो क्या है, निबंध के अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाखूनों का बढ़ना मानव स्वभाव का एक हिस्सा है, जिसे हम बार बार काटकर सीमित करते हैं। यह क्रिया, नाखूनों का बढ़ना और काटना, अनवरत जारी रहेगा। नाखून चाहे जितने भी बढ़े, मनुष्य उन्हें काटता रहेगा, क्योंकि वह अपनी पशुवत प्रवृत्ति को पुनः अपनाना नहीं चाहता। देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, लेखक को यह चिंता था कि कहीं हम बर्बर फिर से न हो जाए, लेकिन वाक्य के अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या ये जो नाखून का बढ़ना है ये मानव स्वभाव का हिस्सा है, यानी मनुष्य के अंदर पशुता की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही वो बढ़ेगी मनुष्य नाखूनों को बार बार काटकर सीमित कर देता है, यानी पशुवत प्रवृत्ति को खत्म कर देता है। यानी कि नाखूनों का बढ़ना, पशुता का बढ़ना और उन्हें काटना, उससे रोकना, ये अनवरत जारी रहेगा जब तक यह सृष्टि रहेगी। नाखून चाहे जितना भी बढ़े, जितना बढ़ना है बढ़ने दो, मनुष्य जैसे बढ़ेगा मनुष्य उन्हें काटता रहेगा, क्योंकि वह अपनी पशुवत प्रवृत्ति को पुनः अपनाना नहीं चाहता। क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्या है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। हमारी संस्कृति है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है, कहता है उसको स्पष्ट कीजिए। पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है स्वयं पर स्वयं द्वारा लगाया गया अंकुश। भारतीय मनीषी आज भी अधीनता के बजाय स्वाधीनता की दिशा में सोचती है, जो कि हमारी संस्कृति की अनूठी विशेषता है। यह गुण हमारे लंबे समय से चले आ रहे संस्कारों का फल है और इसी कारण से स्वनियंत्रण के इस बंधन को आसानी से त्यागा नहीं जा सकता। इसको अब हम लोग समझते हैं। देखो क्या है, लेखक कहते हैं हमारी जो संस्कृति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्वयं से स्वयं पर लगाया गया अंकुश। स्वयं से यानी खुद से, खुद पर लगाया गया अंकुश। अंकुश मतलब रोक, स्वनियंत्रण। हम लोग स्वनियंत्रण की बात करते हैं। कहता है भारतीय मनीषी, ये जो भारतीय मनीषा, जो भारतीय लोग हैं, ये आज भी अधीनता के बजाय कि हम किसी के अधीन नहीं है, कहता है अधीन रहना है, स्व के अधीन रहना है, दूसरे के अधीन नहीं रहना है, इस दिशा में सोचती है, यानी स्वयं पर नियंत्रण करना है। कहता है यह जो स्वयं पर नियंत्रण है यही हमारी संस्कृति की अनूठी विशेषता है। और यह जो विशेषता है यह कैसे आया,
तो हमारे लंबे से चले आ रहे जो हमारे संस्कार हैं उसका फल है। संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे 16 संस्कार, उसका यह फल है। और इसी कारण से ये जो स्वनियंत्रण का ये बंधन, इसको आसानी से त्यागा नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? अब पाठ 15 है, ठीक है, इसका कहता है सारांश। एक तुम ये भी सारांश लिख सकते हो, दूसरा मैंने क्या किया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सारांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, उसको भी तुम लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसमें मैंने व्याख्या किया हुआ है, तुम उसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न, कहता है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है ना, एक वचन और बहुवचन है ना, उसका कहता है वचन बनने करने के लिए। इस क्या कहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो देखो क्या है, अल्पज्ञ, एक मिनट, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या मतलब होता है, जो कम जानता है। प्रतिद्वंदी, जो विरोधी होता है। हड्डी, जो मानव शरीर में होता है। मुनि, ऋषि, महर्षि। अवशेष, जो बच गया हो, खंडहर। वृत्तियां, उत्तराधिकार, उसके बाद किसका अधिकार होगा, बंदरिया। इस सब का कहता है वचन बदलें। तो यहाँ पे देखो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, अल्पज्ञों। प्रतिद्वंदी, ये बहुवचन में, इसको एक वचन करेंगे तो प्रतिद्वंदी। हड्डी, हड्डियों भी बोलेंगे, हड्डियां भी बोलेंगे। मुनि, मुनि का क्या हो जाएगा, मुनियों। अवशेष का हो जाएगा, अवशेषों। वृत्तियों का हो जाएगा, वृत्ति। उत्तराधिकार का हो जाएगा, उत्तराधिकारियों। बंदरिया का हो जाएगा, बंदरियों। इसमें कुछ नहीं है, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब है वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करें। बंदूक, घाट, सतह, अनुसंधिता, भंडार, खोज, वस्तु, ये सब का करना है। तो देखो क्या सब है, बंदूक है, बंदूक, घाट, सतह, अनुसंधान, भंडार, खोज, अंग और वस्तु, ये सब का करना है। तो देखो बंदूक क्या है, स्त्रीलिंग है। सिपाही ने अपनी बंदूक चेक की। चेक क्या करता है, जब भी किसी सिपाही को बंदूक मिलता है तो उसको चेक करता है, उसके ऊपर लॉक लगाता है ताकि वो मिसफायर नहीं हो, और जब वो अटैक करने जाता है तो उस लॉक को हटाता है। घाट, नदी का घाट, घाट क्या है, पुल्लिंग है। नदी का घाट बहुत सुंदर है। सतह, सतह क्या है, स्त्रीलिंग है। पानी की सतह बहुत, सतह शांत थी। अनुसंधान, अनुसंधान क्या है, स्त्रीलिंग है। उसका अनुसंधान काफी प्रभावशाली था। ये सब वाक्य तुम लोग भी बनाओ, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भंडार, भंडार क्या है, पुल्लिंग है। उसके भंडार में अनेक प्रकार के अनाज थे। खोज, खोज क्या है, स्त्रीलिंग है। उसकी खोज ने विज्ञान को दुनिया में क्रांति ला दी। अंग, अंग क्या है, पुल्लिंग है। उसके शरीर का एक अंग चोटिल हो गया था। वस्तु, वस्तु क्या है, स्त्रीलिंग है। यह वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की काल रचना करें। क्रिया की काल रचना करें। पहला क्या है, उन दिनों उसे जूझना पड़ा था, मनुष्य और आगे बढ़ा, यह सबको मालूम है, यह तो बढ़ती ही जा रही है, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। तो देखो परा था है तो क्या हो गया, भूतकाल हो गया। फिर क्या है, मनुष्य और आगे बढ़ा, बढ़ा ये भी क्या है, भूतकाल की बात है, तो क्या हो गया, भूतकाल। सबको मालूम है, सब जानता है, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। बढ़ती ही जा रही है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की बात कर रहा है, रही है, रहे हैं। अब क्या है, बढ़ने नहीं देगा, देगा, गागेगी, क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। गागेगी किस में चला जाता है, भविष्यत काल में चला जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो प्रश्न 4 नंबर, अशस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है, और उसके बार को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा। इस वाक्य में विभक्ति चिन्हों के प्रकार बताएं। तो देखो इसमें जो है का, के, की को यही विभक्ति चिन्ह है। का, के, की जो है वो हो जाएगा संबंधवाचक,
षष्ठी विभक्ति, और को हो जाएगा कर्मवाचक द्वितीय विभक्ति। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। हम का के की का व्याख्या कर दिए। ये दोनों संबंधवाचक विभक्ति चिन्ह जो षष्ठी विभक्ति को दर्शाते हैं। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के स्वामित्व या संबंध को व्यक्त करने के लिए होता है। जब भी का के यानी राम की गाय, देखो राम की गाय यानी संबंध बता रहा है कि ये राम की गाय, को यह कर्मवाचक विभक्ति चिन्ह है जो द्वितीय विभक्ति को दर्शाता है। इसका प्रयोग क्रिया के लक्ष्य या उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए होता है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, देखो राम ने रावण को मारा। यहाँ पे क्या है, को, रावण को मारा, यानी कि उद्देश्य या लक्ष्य है कि उसको मारना है। क्लियर हो गया। 5वां नंबर में आते हैं, क्या है, कहता है स्वतंत्रता स्वराज जैसे शब्दों की तरह स्व लगाकर 5 शब्द बनाए। जैसे स्वतंत्रता और स्वराज उसी तरह 5 गो शब्द बनाना है। तो देखो स्वाधीन, स्व प्लस अधीन, क्लियर हो गया। स्वावलंबी, स्व प्लस अवलंबी, स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान, स्वार्थ, स्वजोर अर्थ, स्वाधिकार, स्व प्लस अधिकार। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये समाप्त हो गया। हम लोग asanbiharboard.co.in पे जाएंगे, वहां पे नोट्स उपलब्ध है। तुम लोग जाकर के वहां से नोट्स डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। लैपटॉप में भी ये इस तरह का दिखेगा, मोबाइल में इस तरह का दिखेगा और लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा। बहुत जल्द हम क्या करने वाले हैं, एसएससी, अग्निवीर और पॉलिटेक्निक का सीरीज लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।